हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट है जीवन कौशल में 6वां चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? 6वें चैप्टर का नाम देखते हैं पहले। तो नाम है दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग है चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत पॉइंट देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था का अपना विशेष महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था का अपना विशेष महत्व है। अगला पॉइंट देखते हैं। जब बालक कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज, परिवार या विद्यालय के नियमों के विरुद्ध हो, तो जब बालक कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज, परिवार या विद्यालय के नियमों के विरुद्ध हो, तो दंडित किया जाता है। अगला पॉइंट है। इसके विपरीत बालक द्वारा जब शिक्षा, खेलकूद या समाज कार्य के क्षेत्र में कोई इसके विपरीत बालक द्वारा जब शिक्षा, खेलकूद या समाज कार्य के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया जाता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। अगला पॉइंट है। पुरस्कार जहां उसे भविष्य में पुनः वैसा ही कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। जैसे कोई बालक अच्छा कार्य किया है तो उसको पुरस्कार मिला है, तो उसको पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि जैसा अच्छा कार्य कर रहा है भविष्य में भी वो वैसा ही अच्छा कार्य और करने के लिए दिया जाता है। वही दंड उसे भविष्य में अनुशासन स्थापित करने हेतु दिया जाता है। और दंड, जब बालक कोई गलत कार्य करता है तो उसे दंडित किया जाता है, यानी कि दंड दिया जाता है। दंड बालक को इसलिए दिया जाता है ताकि वो भविष्य में अनुशासित रहे, यानी कि समय का पालन करे और जो है बुरे कर्मों से बचे और अनुशासन करने से कोई गलत कार्य डरे। दंडित किया जाता है, करने हेतु दिया जाता है। अगला है हेडिंग है पुरस्कार। पुरस्कार के अंतर्गत देखते हैं। पुरस्कार के पहला पॉइंट है छात्रों में वांछित व्यवहार का विकास करने में पुरस्कार व्यवस्था विशेष महत्व रखती है। इसका स्वरूप मुख्यतः प्रेरणात्मक होता है। अगला पॉइंट है छात्रों में अनुशासन एवं उत्साह की भावना को भरने में इसका विशेष महत्व है। अगला पॉइंट है इसके अर्थ के रूप में देखें तो इसका तात्पर्य होता है बालक द्वारा सीखे गए व्यवहार को मान्यता प्रदान कर उसे भविष्य में वैसा ही व्यवहार करने हेतु प्रेरित करना। अगले वैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं थॉमसन के अनुसार देखते हैं इनका क्या कहना है। तो देखते हैं पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण के व्यवहार के द्वारा स्थापित करने में प्रभाव डालने का एक माध्यम है। अगले वैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं। ये है रायबर्न के
अनुसार देखते हैं इनका क्या कहना है। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरता है। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरता है। अगला पॉइंट है पुरस्कार के उद्देश्य, हेडिंग है पुरस्कार के उद्देश्य। इसके अंतर्गत देखते हैं पुरस्कार व्यक्ति में एवं छात्रों में उत्साह एवं प्रेरणा की भावना का पुरस्कार व्यक्ति में एवं छात्रों में उत्साह एवं प्रेरणा की भावना का संचार करता है। यह सीखने को गति प्रदान करता है। यह सीखने को गति प्रदान करता है। इसमें पहली हेडिंग देखते हैं प्रोत्साहन उत्पन्न करना। प्रोत्साहन उत्पन्न करना के अंतर्गत देखते हैं पुरस्कार छात्रों में अच्छे कार्य करने को प्रोत्साहित करता है। यह छात्रों में शक्ति का संचार करता है। यह छात्रों में शक्ति का संचार करता है और उन्हें क्रियाशील बनाता है। और उन्हें क्रियाशील बनाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरी हेडिंग है प्रतिस्पर्धा का विकास। प्रतिस्पर्धा का विकास देखते हैं। इसके अंतर्गत पुरस्कार छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। वहाँ शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पुरस्कार प्राप्त करने हेतु गलत प्रतिस्पर्धा उत्पन्न ना हो। तीसरी हेडिंग हमारी अनुशासन का निर्माण। अनुशासन का निर्माण के अंतर्गत देखते हैं पुरस्कार का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों में अस्थायी अनुशासन की भावना का विकास करना है। पुरस्कार का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों में अस्थायी अनुशासन की भावना का विकास करना है। पुरस्कार किसी आदर्श की प्राप्ति हेतु स्थापित किए जाते हैं। विशेष नियमों के आधार पर दिए जाते हैं। इसी नियम का अनुसरण छात्रों को अनुशासित बनाता है। इसी नियम का अनुसरण छात्रों को अनुशासित बनाता है। अगला पॉइंट है चौथा वाला अध्यापकों के प्रति आदर भाव का विकास। बच्चों में हम अध्यापकों के प्रति आदर भाव का विकास कैसे करें देखते हैं। पुरस्कार छात्रों में शिक्षकों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करता है। पुरस्कार छात्रों में शिक्षकों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करता है। छात्र शिक्षकों की दृष्टि में बने रहने हेतु अच्छे कार्य को कहते हैं। पांचवा है हमारा चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण के अंतर्गत देखते हैं पुरस्कार छात्रों को चरित्र निर्माण पर भी बल देता है। पुरस्कार छात्रों के चरित्र निर्माण पर भी बल देता है। अगली हेडिंग है, अगली संख्या है, मतलब नंबर है रुचि निर्माण। रुचि निर्माण के अंतर्गत देखते हैं। अगला पॉइंट है पुरस्कार प्राप्त की चाह छात्रों की। पुरस्कार प्राप्त करने की चाह छात्रों की रुचियों को परिवर्तित कर देती है। पुरस्कार प्राप्त की चाह में छात्रों की रुचियों को परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर देखते हैं पुरस्कार को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पुरस्कार को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं पुरस्कार के प्रकार। पुरस्कार के प्रकार के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार हैं। एक है सामाजिक पुरस्कार, दूसरा है भौतिक पुरस्कार। तो सामाजिक पुरस्कार के अंतर्गत देखते हैं प्रमाण पत्र। दूसरा पॉइंट है, पहला है प्रमाण पत्र, दूसरा है प्रशंसा, तीसरा है छात्रवृत्ति,
और चौथा है आदर। और यहाँ पर देखते हैं भौतिक पुरस्कार में पहला पॉइंट है मेडल, और दूसरा है कप या शील्ड, और तीसरा है सामूहिक पुरस्कार, और उसके आगे है उपयोगी वस्तुएं। तो ये सामाजिक पुरस्कार के अंतर्गत आए और ये भौतिक पुरस्कार के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं, पहला पॉइंट है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र क्या है, इसके अंतर्गत देखते हैं छात्रों की प्रगति हेतु उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। छात्रों की प्रगति हेतु उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह छात्रों को प्रगति का ज्ञान कराता है। और दूसरा है प्रशंसा। ये सब हेडिंग है सामाजिक पुरस्कार के अंतर्गत। दूसरी हेडिंग हमारी प्रशंसा। प्रशंसा के अंतर्गत देखते हैं अच्छे कार्य हुए तो जब छात्र की प्रशंसा की जाती है तो छात्र को प्रोत्साहन मिलता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा है हमारा छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति क्या है देखते हैं इसके अंतर्गत परीक्षा में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले यानी कि जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं, पढ़ाई में अच्छे खासे होते हैं बच्चे, वो जो है विशेष स्थान प्राप्त करने वाले उन्हीं को कहा गया है। करने वाले विद्यार्थियों को वर्ष में एक बार या मासिक रूप से यानी कि वर्ष में, एक साल में या फिर 6 महीने में मासिक रूप से कुछ धनराशि दी जाती है। यानी कि चाहे 1 साल में चाहे 6 महीने में कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसे ही छात्रवृत्ति कहते हैं। इसी को ही छात्रवृत्ति कहा जाता है। यह छात्र को प्रोत्साहित करती है एवं उसे अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित करती है। यह छात्र को प्रोत्साहित करती है और पढ़ने लिखने में एवं उसे अधिक परिश्रम और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि ताकि और मेहनत करे और बढ़िया परसेंटेज ला सके पेपर के बाद और पढ़ाई में भी काफ़ी तेज हो बालक। अगला पॉइंट है हमारा आदर सम्मान। आदर सम्मान के अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है विशेष व्यवहार या योग्यता प्रकट करने पर छात्र को विद्यालय की ओर से सम्मान दिया जाता है। विशेष व्यवहार या योग्यता प्रकट करने पर छात्र को विद्यालय की ओर से सम्मान दिया जाता है। और पांचवा है हमारा मेडल। मेडल किस लिए दिया जाता है देखते हैं इसके अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत यानी कि पढ़ाई लिखाई में बढ़िया परसेंटेज हो उसके अंतर्गत भी मेडल दिया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसमें भी अगर बढ़िया बालक प्रोग्राम बढ़िया किया है तो उसमें भी मेडल दिए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल कूद में विशेष योग्यता यानी कि खेल कूद में जो बालक सबसे तेज होता है जो मेन होता है और सबसे तेज और सबसे अच्छा खेलता है, खेल कूद में भी उसे मेडल दिया जाता है। विशेष योग्यता दिखाने पर छात्रों को मेडल प्रदान किए जाते हैं। क्या है आगे का पॉइंट है कप या शील्ड। इसके अंतर्गत देखते हैं प्रतियोगिताओं में विजयी होने पर छात्रों को कप या शील्ड प्रदान किए जाते हैं। छात्रों को कप या शील्ड प्रदान किए जाते हैं। अगला नंबर है सामूहिक पुरस्कार। सामूहिक पुरस्कार के अंतर्गत देखते हैं प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सामूहिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सामूहिक रूप यानी कि ग्रुप वाइज रूप से पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि पुरस्कार ग्रुप वाइज में पुरस्कार दिया जाता है। अगला नंबर है उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं के अंतर्गत देखते हैं पढ़ाई, खेल कूद या प्रतियोगिताओं में योग्यता का परिचय देने पर। पढ़ाई, खेल कूद या प्रतियोगिताओं में योग्यता का परिचय देने पर
छात्रों को पुरस्कार स्वरूप कुछ उपयोगी वस्तुएं दिए जाते हैं, जैसे पुस्तक, पेंसिल, पेन इत्यादि दिए जाते हैं। अगली हेडिंग हमारी पुरस्कार के लाभ देखते हैं। पुरस्कार देने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित करता है। यह छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित करता है। अगला पॉइंट है, यह छात्रों में उत्साह एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। उत्साह एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है, यह छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। यह छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है, यह छात्रों में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करता है। यह छात्रों में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करता है। और अगला है, पुरस्कार लक्ष्यों तथा शैक्षिक कार्यों की पूर्ति में सहायक होता है। पुरस्कार लक्ष्यों तथा शैक्षिक कार्यों की पूर्ति में सहायक होता है। अगला पॉइंट है, पुरस्कार छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। पुरस्कार छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। अगली हेडिंग हमारी क्या है, पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग के अंतर्गत देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट, पुरस्कार जहां छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पुरस्कार जहां छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है, वही इसे सावधानी पूर्वक नहीं प्रदान किए जाने से इसका नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। अगली हेडिंग देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जॉन्स एवं सिप्सन के अनुसार। वैज्ञानिक जॉन्स एवं सिप्सन के अनुसार देखते हैं इनका क्या मानना था। इसके अंतर्गत देखते हैं, पुरस्कार एक अनावश्यक साधन तब बन जाता है। पुरस्कार एक अनावश्यक साधन तब बन जाता है जब केवल इसे प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य हो जाता है। जब इसे प्राप्त करना ही एक मुख्य लक्ष्य हो जाता है और सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट है, पुरस्कार सदैव पक्षपात से रहित होने चाहिए। पुरस्कार सदैव पक्षपात से रहित होने चाहिए और योग्यता पर आधारित होने चाहिए। यानी कि पक्षपात मतलब जो पुरस्कार उसी बच्चे को दिया जाए जो बच्चा पुरस्कार लेने के योग्य हो, सक्षम हो, काबिल हो, ना कि पक्षपात यानी कि उनको देना चाहिए, वो काबिल होते हुए उनको देना चाहिए, उनसे हमारा ज़्यादा संपर्क या हमारे व्यवहारिक है, ऐसा कुछ पक्षपात में नहीं होना चाहिए। जो बच्चा उससे योग्य हो उसी को पुरस्कार देना चाहिए, आधारित होने चाहिए, अन्यथा इससे हानि उत्पन्न हो सकती है, अन्यथा इससे नुकसान हो सकता है। अगला पॉइंट है, पुरस्कार सदैव प्रशंसनीय बौद्धिक एवं परिश्रम पूर्ण कार्यों के लिए पुरस्कार सदैव प्रशंसनीय बौद्धिक एवं परिश्रम पूर्ण कार्यों के लिए ही दिया जाना चाहिए। पुरस्कार वितरण करते समय इस बात का प्रदर्शन करना चाहिए। पुरस्कार वितरण करते समय इस बात का प्रदर्शन करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता छात्र को उसके परिश्रम एवं लगन हेतु यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है, पुरस्कार का वितरण विवेकपूर्ण होना चाहिए। पुरस्कार का वितरण विवेकपूर्ण होना चाहिए ताकि छात्रों में स्वस्थ
प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो एवं उनमें द्वेष या ईर्ष्या की भावना उत्पन्न ना हो। अगला पॉइंट है, पुरस्कारों की संख्या कम होनी चाहिए। पुरस्कारों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि उसका महत्व रहे। इससे छात्र उन्हें समान रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इससे छात्र उन्हें समान रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अगला पॉइंट है, पुरस्कार अधिक मूल्यवान नहीं होना चाहिए। पुरस्कार अधिक मूल्यवान नहीं होना चाहिए ताकि छात्र पुरस्कार की कीमत से ना जोड़े। पुरस्कार को कीमत से ना जोड़े। आगे देखते हैं हम जे थॉमसन के अनुसार इनका क्या कहना है। दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को छोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। वह दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को छोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। यही अगले वैज्ञानिक का इनका क्या कहना है। वैज्ञानिक रेबर के अनुसार देखते हैं क्या इनका मानना था। अनिच्छुक उद्दीपन द्वारा किसी व्यवहार के लिए अनिच्छुक उद्दीपन द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है। अगला है, दंड का महत्व। हेडिंग है हमारी अगली, दंड का महत्व। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। अनुशासन की स्थापना में दंड एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अनुशासन की स्थापना में दंड एक महत्वपूर्ण कारक होता है। विद्यालय में छात्रों के बीच अनुशासनहीनता के संभावनाएं अधिक होती हैं। विद्यालय में छात्रों के बीच अनुशासनहीनता के संभावनाएं अधिक होती हैं। इसलिए प्रॉक्टर मॉनिटर बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, दंड का भय छात्रों के आचरण में सुधार लाता है। दंड का भय छात्रों के आचरण में सुधार लाता है। अगला पॉइंट है, दंड का भय बालकों को उनके अवांछित व्यवहार से दूर रखता है। दंड का भय बालकों को उनके अवांछित व्यवहार से दूर रखता है। यह कहीं न कहीं बाल अपराध पर भी नियंत्रण रखता है। यह कहीं न कहीं बाल अपराध पर भी नियंत्रण रखता है। अगला पॉइंट है हमारा, दंड छात्रों में बुरी आदतों को छुड़ाने में लाभदायक होता है। दंड छात्रों में बुरी आदतों को छुड़ाने में लाभदायक होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, दंड बालकों के चरित्र निर्माण में सहयोगी होता है। दंड बालकों के चरित्र निर्माण में सहयोगी होता है। अगली हेडिंग हमारी, दंड के उद्देश्य। दंड के उद्देश्य के अंतर्गत देखते हैं हमारा पहला पॉइंट है, दंड का एक मुख्य उद्देश्य प्रतिशोध है। दंड का एक मुख्य उद्देश्य प्रतिशोध है। दूसरा पॉइंट है, दंड का उद्देश्य सुधारात्मक भी होता है। दंड का उद्देश्य सुधारात्मक भी होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले दंड के पीछे यही भावना होती है। अगला पॉइंट है, दंड का एक उद्देश्य प्रतिरोधात्मक भी होता है। दंड का एक उद्देश्य प्रतिरोधात्मक भी होता है। कक्षा में दोषी छात्र को इस प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए कि वह अन्य छात्र भी उस दंड के भय से गलत कार्य न करें। कक्षा में दोषी छात्र को इस प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए कि अन्य छात्र भी उस दंड के भय से गलत कार्य न करें।
अगला पॉइंट है, दंड दिए जाने का एक उद्देश्य यह भी है, दंड दिए जाने का उद्देश्य यह भी है कि छात्र इस बात को समझे कि कौन सा व्यवहार दंडनीय है, कौन सा व्यवहार दंडनीय है। अगली हेडिंग हमारी, दंड का प्रभावी प्रयोग। दंड का प्रभावी प्रयोग के अंतर्गत देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है, दंड देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, दंड देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दंड अपराध के अनुसार हो, दंड अपराध के अनुसार दिया जाए। दंड इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए, दंड इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि वह छात्र को मानसिक आघात पहुंचाए, छात्र को मानसिक आघात पहुंचाए, या इतना भी सरल नहीं होना चाहिए कि वह उद्देश्य प्राप्त कर सके, इतना भी सरल नहीं होना चाहिए कि वह उद्देश्य प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट है, दंड समय के अनुकूल होना चाहिए, दंड समय के अनुकूल होना चाहिए। दंड अपराध के तुरंत बाद देना चाहिए, दंड अपराध के तुरंत बाद देना चाहिए ताकि अपराध एवं दंड में एक संबंध स्थापित हो, संबंध स्थापित हो। इससे छात्र गलत कार्य करने से पहले उस दंड को याद कर कार्य रोक देंगे, इससे छात्र गलत कार्य करते समय पहले उस दंड को सोच करके कार्य को रोक देंगे। अपने जो, यानी कि कहने का मतलब है, जो दंड दिया रहेगा बालक को दिया गया होगा, अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तो उस दंड को सोच करके अपने गलत कार्यों को करने से रोक देंगे। पुरस्कार जहाँ एक सकारात्मक प्रेरणा है, पुरस्कार जहाँ एक सकारात्मक प्रेरणा है, वही दंड का स्वरूप नकारात्मक है, वही दंड का स्वरूप नकारात्मक है। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक ने उपयोग अनुपयोग नियम के अंतर्गत दंड के महत्व को परिभाषित किया है, दंड के महत्व को परिभाषित किया है। थॉर्नडाइक के नियमानुसार बालक या व्यक्ति, थॉर्नडाइक के नियमानुसार बालक या व्यक्ति उस कार्य को नहीं करना चाहता जो उसके लिए कष्टकारी हो, जो उसके लिए कष्टकारी हो। अगला पॉइंट है, दंड कष्टकारक होते हैं, दंड कष्टकारक होते हैं, इसलिए जिन कार्यों के लिए बालक एक बार दंड पा लेता है, बालक एक बार दंड पा लेता है, उनसे सदैव दूर रहने का प्रयत्न करता है, दूर रहने का प्रयत्न करता है। अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में दंड को एक सुधारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वर्तमान समय में दंड को एक सुधारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है वही थॉमसन के अनुसार जे थॉमसन के अनुसार देखते हैं वैज्ञानिक जे थॉमसन का क्या कहना है इसके अंतर्गत। दंड वाले देखते हैं हम, दंड बालक की प्रकृति के अनुपत, दंड बालक की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए, दंड बालक के प्रकृति के अनुरूप या अनुकूल होना चाहिए। इसके तहत बालक के स्वास्थ्य, स्वभाव, शरीर आदि का ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, दंड ऐसा होना चाहिए कि बुरी प्रवृत्तियों का दमन करने की बजाय, दंड ऐसा होना चाहिए कि बुरी प्रवृत्तियों का दमन करने की बजाय वह अच्छी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करे, वह अच्छी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करे। अगला पॉइंट है, दंड सामूहिक रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, दंड सामूहिक रूप से, यह कहने का मतलब है ग्रुप वाइज नहीं दिया जाना चाहिए।
इससे उनमें विद्रोह की भावना भड़क सकती है। इससे उनमें विद्रोह की भावना भड़क सकती है। अगला पॉइंट है, अध्यापक को चाहिए कि वह दंड देने से पहले, अध्यापक को चाहिए कि वह दंड देने से पहले उस पर काफी सोच विचार कर ले, उस पर काफी सोच विचार कर ले। अपराध की मात्रा एवं अपराध के कारण की अच्छी तरह जांच कर लेने पर दोषी को सही दंड मिलेगा। जांच कर लेने पर दोषी को सही दंड मिलेगा और दंड व्यवस्था प्रभावी होगी, और दंड व्यवस्था प्रभावी होगी। अगला पॉइंट है, दंड सदैव गंभीर मुद्रा में दिया जाना चाहिए। दंड सदैव गंभीर मुद्रा में दिया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लाइफ स्किल्स प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यह है पहला क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। अस्पष्ट मूल्य शिक्षा संबंधित है। अस्पष्ट मूल्य शिक्षा संबंधित है तो ऑप्शन ए देखते हैं हम, अनुभव के माध्यम से सीखना, अनुभव के माध्यम से सीखना, या फिर बी अवलोकन के माध्यम से, या फिर सी अनुभवजन्य दृष्टिकोण के माध्यम से सीखना, सी अनुभवजन्य दृष्टिकोण के माध्यम से सीखना, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो हमारे ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसकी प्रेरणा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसकी प्रेरणा है। तो आंसर देखते हैं अपना क्या है, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं, आंसर है हमारा फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर देखते हैं अपना, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं, राज्य किसी विशेष धर्म को अपना आधिकारिक धर्म नहीं मानता है, आधिकारिक धर्म नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। क्या बढ़ावा देना चाहिए, आंसर देखते हैं अपना, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर देखते हैं अपना, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो आंसर देखते हैं अपना क्या है, मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया का विलोप निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से
किसके बाद अधिक कठिन है? तो आंसर है हमारा आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है दंड और प्रोत्साहन डॉट डॉट के घटक हैं। दंड और प्रोत्साहन यहाँ पर भरना है के घटक हैं। तो आंसर है हमारा क्या है देखते हैं, व्यवहारवाद सिद्धांत। आंसर है हमारा क्या देखते हैं, दंड और प्रोत्साहन डॉट डॉट के घटक हैं तो व्यवहारवाद और सिद्धांत। आगे को क्वेश्चन देते हैं, एक बच्ची की हर सही उत्तर के लिए, एक बच्ची की हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है। एक स्टार मिलता है। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? तो आंसर देखते हैं अपना है, आंसर क्या है, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि, आंसर देखते हैं अपना, यह शिक्षार्थियों में तनाव और डर पैदा करता है। यह शिक्षार्थियों में तनाव और डर पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग बताया है? किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग बताया है? तो बताए हैं, आंसर जो है वैज्ञानिक स्किनर ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है जब केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए? किसका कथन है कि जब केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है? ये किसका कहना है? वैज्ञानिक जॉन सियोम सिप्सन जी का कहना है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कारों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? पुरस्कारों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर, पुरस्कारों का महत्व बना रहे, या फिर बी नंबर, छात्र उन्हें समान रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न करें, या फिर सी नंबर, छात्र प्रोत्साहन हेतु, या फिर डी नंबर, ए एवं बी दोनों। तो हमारे डी नंबर सही है, ए और बी दोनों सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभु शब्द का अर्थ है। प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभु शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए देखते हैं, भारत एक स्वतंत्र राज्य है। भारत एक स्वतंत्र राज्य है। और बी नंबर देखते हैं ऑप्शन, भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र की निर्भरता है और ना ही प्रभुत्व है। वहीं सी ऑप्शन देखते हैं, भारत अपने मामलों आंतरिक और बाहरी दोनों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी डी नंबर है। तो हमारा डी नंबर सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गण राज्य है? तो आंसर है हमारा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिबिंब विवेचन, दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। तो आंसर है हमारा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या
खुले क्षेत्र में अन्य को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए, जिसमें वे उस भोजन को अन्य को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, आंसर है हमारा, पक्षियों की जातियों एवं उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, या फिर बी वाला ऑप्शन केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, या फिर सी वाला ऑप्शन उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, या फिर डी वाला अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो आंसर है हमारा ए, बी और सी एंड डी, ये चारों ऑप्शन हमारे सही है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होता है। ए, बी, सी एंड डी चारों ऑप्शन सही होते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त हुई और शिक्षण कौशल का ये लास्ट चैप्टर था जो यहीं पर समाप्त हुआ। और इसके बाद हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर ये जीवन कौशल का ये लास्ट चैप्टर था जो आज यहीं पर समाप्त हुआ। और इसके बाद जो करवाने वाले हैं लास्ट चैप्टर में, अभी दो प्रैक्टिस सेट बाकी हैं। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद हम सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाएंगे। इसके बाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।